जी नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान काशिफ बलोच और प्रोग्राम है झूठ सच। और आप जानते हैं कि इस प्रोग्राम में मेरे साथ मेरी साथी एंकर अफशा मसब होती हैं। इस वक्त वो स्टूडियोज़ में मौजूद नहीं है, लेकिन उन्होंने हमें ज्वाइन किया है ऑनलाइन। स्टूडियोज़ में इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं खालिद भट्टी साहब, जो कॉलम निगार हैं। और अफशा, मैं आपसे ये जानना चाहूँगा कि ये जो प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ का देव है, ये कैसे मुतासिर कर सकता है नए सेटअप को जो इस वक्त बनने वाला है? सुबह पंजाब में भी हुकूमत बन गई है, सुबह सिंध में भी प्रोसेस मुकम्मल हो गया है। और अभी कुछ दिन लगेंगे मजीद सेटल डाउन होने में, बहुत कुछ। लेकिन कुछ दिन मजीद लगेंगे उन झूठी खबरों की धूल बैठने में, जो पिछले 1.5 साल से मुसलसल हम मार्केट में देख रहे थे, जो हम यूट्यूब पर, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म्स पर सुनने को, पढ़ने को और देखने को हमें मिलते रहे हैं। अ, हम सब जानते हैं कि किस तरह से पहले कहा जा रहा था कि नहीं। अगर हम बात करें तहरीक अदम एतमाद की, तो कहा जाता था कि ये तो पेश ही नहीं होनी, या फिर ये कामयाब ही नहीं होनी। फिर अगर गवर्नमेंट चेंज हुई तो फिर ये कि ये तो अब नहीं जा रहे हैं, ये कहीं नहीं जाएंगे, पीडीएम गवर्नमेंट आ गई, शहबाज गवर्नमेंट आई है, ये नहीं जाएंगे, ये लंबे बंदोबस्त के साथ आए हैं, ये इलेक्शन की डेट क्यों नहीं दे रहे। हालांकि बार बार कहा गया कि असम्बलियां अपनी आईनी मुद्दत मुकम्मल करके तहलील होंगी और फिर हम जनरल इलेक्शन के फेज की जानिब जाएंगे। लेकिन वो फिर तब तक व्यूज और जो रेवेन्यू का पूरा धंधा है वो कैसे चले। तो जाहिर है रोजाना की बुनियाद पर जराए के जरिए से वो खबरें, फिर जब इनसे पूछा जाए अच्छा तो आप कोई सबूत लाएं, सबूत नहीं मांगा जा सकता है, क्योंकि जी वो फिर अचानक से फिर ये बताया जाता है कि आजादी सहाफत खतरे में आ गई है अगर आपसे सबूत मांगे जाएं। ठीक है, हम मानते हैं कि सहाफी से उसका उसका जो सोर्स है वो नहीं पूछा जा सकता है टू सम एक्सटेंट। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आप रोजाना की बुनियाद पर रोजाना शाम में आप एक 10 से 20 मिनट का व्लॉग अपलोड करें और आप बताएं कि आज आपके जराए ने ये बताया है, फलां ने यहाँ पर धांधली कर दी है, फलां ने ये कर दिया है, फलां ने वो कर दिया है। लेकिन आप कोई भी एक डॉक्यूमेंटेड सबूत उसके साथ नथी ना कर सकें। ये मामला हम पिछले 1.5 साल से, वैसे तो हम पिछले 10 साल से और उससे भी पीछे देख रहे हैं, जिस तरह से समाज पूरे को पोलराइजेशन की जानिब धकेला गया है एक मुनज्जम प्रोपेगेंडा की मदद से। हिस्ट्री को जिस तरह से डिस्टॉर्ट करके बच्चों के दिमागों को खराब करने की पूरी कोशिश की गई है, लिटरेचर के साथ जो किया गया है। लेकिन अभी चूंकि स्पेसिफिकली हम बात कर रहे हैं इलेक्टोरल प्रोसेस और उसके बाद जो हुकूमत साजी का अमल है। पहले ये कहा गया कि नहीं, ये इनकी बात हो गई है, ये सिर्फ ये होगा वो होगा। लोगों को वोटिंग के अमल से ही मुतनफर कर देने वाला हिसाब था। लोगों को बजाय इसके कि आप इंतखाबी अमल में शिरकत दारी करवाएं, उनको अगर आप पहले से ही इस किस्म की बातों में लगा दें कि फैसले हुए पड़े हैं, आप निकलें या ना निकलें, आप अपना वोट कास्ट करें या ना करें, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये सबसे बड़ी गैर जमहूरी रिवायत जो देखने को मिलती है अक्सर लोगों के यहाँ। अभी मैं देख रही हूँ कि इस वक्त जो एक नया फेज शुरू हुआ है झूठी खबरों का और प्रोपेगेंडा का, वो ये है कि ये हुकूमत मुद्दत नहीं पूरी करेगी, ये बस इतनी मुद्दत के लिए होगी, ये काम नहीं कर सकेगी। कोई कंस्ट्रक्टिव किसी किस्म की आपको तनकीद देखने को नहीं मिलती है। सिर्फ और सिर्फ जिसको हम लोग पंजाबी में कहते हैं कि तुकते हुए हैं और वो चलते चले जा रहे हैं। बहुत ही आपने कमाल के साथ नक्शा खींचा। ये जो रियायत आपने बरती ना ज़राए के ज़रिए, इस पे तो एक इजाफी दाद बनती है। और लेकिन ये कि एक अफसोसनाक बात है, जब जी। अफसोसनाक बात होती है तो दिल दुखी तो होता है कि ये प्रोपागेंडा फैलाने वाले बेखबर हैं इस बात से कि वो समाज को कितना नुकसान पहुंचा रहे हैं। वैसे जब दुख होता है दिल को, तो मुख्तलिफ लोगों के रवैये, रिएक्शन मुख्तलिफ होते हैं। बिल्कुल। मेरा रिएक्शन ये होता है जब दिल दुखी होता है तो मुझे शेर याद आते हैं। वो है ना कि वो मेरे दिल की परेशानी से अफसुर्दा हो क्यों, दिल का क्या है कल को फिर अच्छा भला हो जाएगा। वाह। तो अब देखें, अच्छा भला तो हो जाता है, लेकिन मामला ये है जैसे अफशा ने कहा कि फेक न्यूज़ प्रोपेगेंडा एक इतना बड़ा फिनोमेनन बन के सामने आ गया है कि शायद ये एक चैलेंज, एक बड़ा चैलेंज है इकोनॉमी को दुरुस्त करने के साथ, गवर्नेंस के मामला दुरुस्त करने के साथ।
आपका एक मौकफ है कि इसको निपटने के लिए एक काउंटर नैरेटिव, जी। सच की एक ऐसी सूरत जो सच तो हो लेकिन जरा उसको एक खास अंदाज से, जोरदार अंदाज से बोला जाए। इसको मजीद एलेबोरेट करेंगे, बताएंगे हमें कि मौजूदा हुकूमत, आने वाली हुकूमत जो है अ, इन तमाम चीज़ों से, इन तमाम मनफी, जैसे अफशा ने कहा, इस मनफी प्रोपेगेंडे से कैसे निपट सकती है? जो पॉपुलिस्ट प्रोपेगेंडा है वो होता क्या है, वो आपको आपकी जो तवज्जो है असल इश्यूज से वो हटाने के लिए होता है। इश्यूज जो है वो उनको ब्लो अप किया जाता है, जो इश्यूज होते नहीं है, रियल इश्यूज नहीं होते। मतलब पाकिस्तान के अवाम के आज इश्यूज क्या हैं, अगर आप पूछें, जो सर्वेज हुए इलेक्शंस के दौरान भी वोटर से पूछा गया, तो सबसे बड़ा मसला लोगों के नज़दीक महंगाई है। उसके बाद जो उनके गली मोहल्लों की सिचुएशन है, जिसमें गटर उबल रहे हैं, जिसमें पानी नहीं आता, जिसमें बाकी इश्यूज हैं। उसके अलावा बिजली और गैस के बिल्स हैं। मरियम नवाज साहिबा ने पहला हुक्म तो जारी किया कि इसको बिल्कुल यही साफ किया, करें। बिल्कुल बड़ी खुशाइन बात बहुत है। अच्छी बात, बहुत जी। अच्छी बात है। इसके अलावा जो इशू है वो ये है कि आप अगर उनकी पिच पे, मतलब होता क्या है, वो सोशल मीडिया के जरिए ना सिर्फ ये कि जो हुकूमत है उसको ड्रैग इन करते हैं उन बहसों में जो कि लाहासिल बहसें हैं, जिसका कोई मकसद नहीं है, झूठ है, प्रोपेगेंडा है। दूसरा वो क्या करते हैं कि जो मेन स्ट्रीम मीडिया है उसको घसीट लेते हैं उसमें। आपको मेक श्योर करना है कि आपका फोकस असल इश्यूज की तरफ रहे। तो जब आप काउंटर नैरेटिव को बिल्ड नहीं करते तो फिर आप ये करते हैं कि आप आहिस्ता आहिस्ता उस वो जो प्रोपेगेंडा होता है उसके अंदर शामिल हो जाते हैं, और आप उसके अंदर शामिल होके फिर आप मुकम्मल तौर पर फंस जाते हैं उस प्रोपेगेंडे में। दूसरा जो इशू होता है वो होता है आपकी इकोनॉमिक परफॉर्मेंस। आप जो गवर्नेंस की बात करते हैं, डिलीवरी की बात करते हैं, अगर वो फैक्ट्स के साथ रिलेटेड नहीं है तो आप जितना मर्जी अच्छा काउंटर नैरेटिव बना लें, लोग उसको मुस्तरद कर देंगे। मसला आप ये कहें महंगाई नहीं है, तो जब महंगाई का लोगों को सामना होता है तो लोग कहते हैं क्यों नहीं है महंगाई, बिल्कुल है, वो आपकी बात नहीं मानते। इसी तरह अगर आप कहते हैं कि बेरोजगारी नहीं है, तो फिर लोग कहते हैं, जो बेरोजगार होते हैं वो कहते हैं कि क्यों नहीं है बेरोजगारी, बेरोजगारी तो है, नौकरियां नहीं मिल रही, जॉब क्रिएशन उस तरह नहीं हो रही। बस जिस मुल्क की इकोनॉमी की ग्रोथ रेट जो है वो पॉपुलेशन ग्रोथ से कम हो, तो वहां क्या जॉब क्रिएशन होगी, वहां क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज होंगी, वहां और क्या होगा। तो ये जो काउंटर नैरेटिव बिल्डिंग है, इसमें 3 कंपोनेंट्स होते हैं। एक तो आप फैक्ट्स को सामने लाएं, दूसरा अपनी परफॉर्मेंस के ऊपर फोकस करें, तीसरा जो कुछ हुआ होता है वो फैक्ट्स को सामने लाएं कि किसने क्या किया, जिसके नतीजे में आज हम यहाँ खड़े हैं। बिल्कुल खालिद भट्टी साहब ने जो बातें की मैं उनसे मुत्तफिक हूँ। जैसा इन्होंने कहा कि जो चैलेंजेस हैं वो क्या हैं, वो कहीं पीछे रह जाते हैं झूठी खबरों और प्रोपेगेंडा के इस सारे अंबार में। तो जमहूरियत नाम होना चाहिए और है अवाम को अपना पार्टनर बनाकर आगे बढ़ने का, और अवाम के साथ साझेदारी जब होती है जब आप उनको ना सिर्फ उनको मालूमात तक मुकम्मल रसाई मुहैया करें बल्कि खुद भी उनके साथ एक राब्ता कायम करें उन्हीं के लेवल पर जाकर। फिर वो जो प्रोपेगेंडा होता है वो अपनी मौत धीरे धीरे खुद ही मरना शुरू कर देता है। ज्यादा से ज्यादा प्रोपेगेंडा क्या होगा, लिबास के ऊपर, अंदाज के ऊपर, कपड़े जूती के ऊपर, चेहरे के ऊपर, उम्र के ऊपर। फिर जब करने को कुछ नहीं बचेगा, जब आप अवाम के साथ जुड़े हुए होंगे, जब अवाम को आपने अपना पार्टनर बनाया होगा, जब उनको आपने, जैसे खालिद भट्टी साहब फरमा रहे थे कि फैक्ट्स एंड फिगर्स के साथ, ठीक है, जो आम आदमी है वो परसेंटेज वाले मामलात में या इकोनॉमी को उस तरह के दादो शुमार के साथ नहीं समझता जिस तरह जाहिर है हर एक का एक अपना शोभा होता है। जिस तरह कोई इकोनॉमिस्ट उस चीज को समझ सकता है उस तरह से मैं नहीं समझ सकती। मुझे समझाना होगा तो मुझे आप बताएंगे कि अगर 100 में से इतने लोग ये करें तो इतने लोग, मतलब अगर आप मुझे आसान जुबान में समझाना चाहें। इससे भी आसान बात यह है जब डिलीवरेंस होने लगती है, जब लोगों को निचली सतह तक वो चीजें दस्तयाब होने लगती हैं जो उनकी दस्तरस से बाहर समझी जा रही होती हैं। इस मामले पे हम मजीद बात करेंगे लेकिन इस ब्रेक के बाद। जी नाजरीन, वेलकम बैक। और ब्रेक से पहले जो गुफ्तगू चल रही थी हमारी, उसी को कंटिन्यू करते हैं। खालिद भट्टी साहब से मैं ये पूछना चाहूंगी
कि सर जब प्रोपेगेंडा होता है तो उसके अंदर फिर ये तो बात ही नहीं कोई भी करता है कि जो आईएमएफ से कर्जे आ रहे हैं या जो चाइना ने आपके कर्जे को रीशेड्यूल कर दिया है, इसके हवाले से फिर क्या होगा, इसके ऊपर तो कोई बहस भी नहीं होती है। फिर सिर्फ एक ही आवाज आने लग पड़ती है कि कर्जे आ गए, ये हो गया वो हो गया। सर इस बारे में थोड़ी जरा रहनुमाई फरमाएं। देखिए अफसर साहब, बात यह है कि जब आपका एक मॉडल है, इकोनॉमिक मॉडल है, जिसके अंदर जो बाहर से पैसे आते हैं, जो कर्जे आते हैं, जो अंदरूनी कर्जे आते हैं, उसका एक बड़ा हिस्सा है मुल्क को चलाने में, इकॉनमी को चलाने में और अपने फाइनेंसेस को मैनेज करने में। अब मसला ये होता है कि जब ये खबर आती है कि चीन से $2 अरब रोल ओवर हो गए, जो ड्यू थे मार्च में, हमने वापस करने थे, लेकिन चीन ने उसको 1 साल के लिए हमें मजीद हमारे पास रहने दिया उस पैसे को, वरना हमारे जो ज़र मुबादला के ज़खायर थे वो $8 अरब से फ़ौरन $6 अरब पे आ जाते अगर हमें वो वापस करने पड़ते। इसी तरह जो IMF के पास हम जाएंगे 6 अरब या $7 अरब लेने के लिए, क्योंकि पहले खबरें आ रही थी $6 अरब, अब खबरें आ रही हैं कि 7 या 8 अरब की हम बात कर रहे हैं उनसे, तो जाहिर है वो एक नेगोशिएशन होंगे। ये जो कर्जे आते हैं, मतलब दुनिया में कोई ऐसा मुल्क नहीं होगा जो कि कर्जे ना लेता हो, बैनुल-अक़वामी इदारों से ना लेता हो, अपने बैंकों से ना लेता हो, इंटरनेशनल मार्केट से ना उठाता हो बॉन्ड्स के जरिए। लेकिन उसका तरीका यह है कि आप कोशिश ये करनी चाहिए कि जो कर्जे आप लें उनको प्रोडक्टिव एक्टिविटी पे खर्च करें, उनको प्रोडक्टिव सेक्टर्स के अंदर खर्च करें, उसके नतीजे में आप इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड करें, उसके नतीजे में आप ऐसी जगह पे लगाएं जिससे आवाम को भी फायदा हो और पाकिस्तान की इकॉनमी को भी इन द लॉन्ग रन फायदा हो। मतलब आप कोई डैम बनाने के लिए पैसे लेते हैं तो आपको 20-30 साल तक वो फायदा देता है, आपकी इकॉनमी में उसकी कंट्रीब्यूशन आती है। आप एयरपोर्ट बनाते हैं तो वो कंट्रीब्यूट करता है टूवर्ड्स द इकॉनमी। इसी तरह और जो सेहत के या दूसरे शोबे हैं, जब आप इस पैसे को वहां खर्च करते हैं तो उसके नतीजे में एक प्रोडक्टिव एक्टिविटी जो है वो बढ़ती है, उन कर्जों का आपको फायदा होता है। जब आप महज कर्जे लेते हैं कर्जे वापस करने के लिए और सूद वापस करने के लिए, तो फिर आप उसको प्रोडक्टिव यूज नहीं कर सकते हैं उन कर्जों का, फिर आपके ऊपर बोझ बढ़ता जाता है। तो हमें जो इशू है वो इस वक्त ये है कि हमने मैनेज करना है कि अपनी आमदनी को किस तरह बढ़ाएं, अपने अखराजात को कैसे कंट्रोल करें। उसके बाद अगर हम कर्जे लेते हैं तो फिर हम इस पोजीशन में होंगे कि हम उन कर्जों को वापस करें। मतलब अगर हम 10 या 12 अरब डॉलर या 20 अरब डॉलर लेते हैं सालाना, तो हमें कम से कम 10 से 12 अरब डॉलर अपनी इकॉनमी को, अपनी जो इनकम है उसको भी बढ़ाना चाहिए, ताकि जब वो कर्जे ड्यू हो तो हमारी इनकम इस काबल हो जाए, हम वहां इस काबल हो जाएं कि हम वो कर्जे वापस कर सके। दूसरी बात यह है, मतलब अभी जो PTI ने खत लिखा है, रऊफ हसन साहब जो सेक्रेटरी इत्तलात हैं उनके दस्तखतों से जारी हुआ है IMF को, क्या कहा है उन्होंने? जो उसका लुबेलवाब है, अगर उसको हम कंसाइज करें तो वो ये कहता है कि ये हुकूमत जो है अनस्टेबल हुकूमत है, ये गैर जमहूरी हुकूमत है, ये धांधली और फ्रॉड के जरिए आई है, लिहाजा ये कर्जे वापस नहीं कर सकेगी, आप इनको कर्जा मत दें। अब सिंपल बात यह है कि कर्जा किसी हुकूमत को नहीं मिलता, कर्जा रियासत पाकिस्तान को मिलता है और वो वापस भी रियासत पाकिस्तान ने वापस करना है। गवर्नमेंट तो रिप्रेजेंटेटिव है रियासत की, वो नुमाइंदा है रियासत की, वो रियासत को चला रहे हैं, दे आर मैनेजिंग द स्टेट एंड स्टेट अफेयर्स। तो अब मतलब अभी तक कोई काउंटर बात नहीं आ रही। आप बताएं लोगों को कि इस खत का इंपैक्ट क्या है। ये खत खुद कंट्राडिक्टरी है इन नेचर, और ये जो सारा प्रोपोगेंडा देखे ना, जब तक ये हुकूमत डिफेंसिव रहेगी धांधली के मामले पे, और अब रोजाना प्रोपोगेंडा होता है, कभी कोई उठ के बात कर देता है, कभी कोई जो है वो बात कर देता है कि जी इंतखाबात में बहुत धांधली हुई है। आप जितने ट्रांसपेरेंट होंगे, आप जितना इंफॉर्मेशन लोगों तक पहुंचाएंगे, जितनी लोगों की ज्यादा रसाई होगी इंफॉर्मेशन तक, फैक्ट्स तक, उतना प्रोपोगेंडे को काउंटर किया जा सकता है। दूसरी बात यह है कि देखें, प्रोपोगेंडा हो रहा है सोशल मीडिया के जरिए। अगर रियासती इदारे, अगर हुकूमती इदारे, अगर हुकूमत सोशल मीडिया के टूल को प्रॉपर यूज नहीं करेगी काउंटर नैरेटिव बिल्ड करने के लिए, तो आप सिर्फ मेन स्ट्रीम मीडिया के जरिए काउंटर नहीं कर सकते, क्योंकि पाकिस्तान में नौजवानों की बड़ी तादाद जो है वो मेन स्ट्रीम मीडिया नहीं देखती, उनका न्यूज का सोर्स सोशल मीडिया है, वो सोशल मीडिया से न्यूज लेते हैं। बात यह है कि अटेंशन स्पैन भी उतना नहीं रहा है अब वाली जनरेशन का, उनको हर इंफॉर्मेशन 2 मिनट के अंदर चाहिए। हम देखते हैं कि 40-50 मिनट वाले जो टॉक शोज हैं उनसे भी 2-2 मिनट के, 1-1 मिनट के क्लिप्स निकलते हैं और वही 1-2 क्लिप जो हैं वो वायरल होते हैं। बात यह है कि तकरीबन 10 साल हो चले हैं इस किस्म के प्रोपेगेंडा को। वही आप वाली बात के रियासत को ही आगे बढ़ना होगा इस किस्म के प्रोपेगेंडा को तोड़ने के लिए।
और उसका वाहिद हल इंफॉर्मेशन तक मुकम्मल और भरपूर रसाई है। हम इस चीज़ के ऊपर तो काफ़ी हद तक कहना चाहिए कि मुत्तफिक हो गए हैं कि ज़रूरत इस बात की है कि आवाम के साथ राब्ते में रहा जाए। मौजूदा हुकूमत को इस बात को रियलाइज़ करते हुए कि जमहूर दुश्मन या जमहूरियत दुश्मन जो रवैये हैं वो किस किस प्लेटफॉर्म से प्रमोट हो रहे हैं, वहाँ पर भी कोई काउंटर नैरेटिव बनाना पड़ेगा। उसमें आर्ट भी शामिल है, कल्चर भी शामिल है, सियासत भी और तालीम भी। इस वक्त लोगों की इस हुकूमत से, जो वफाकी हुकूमत आ रही है, जो सूबाई हुकूमत है, उनसे पहली उनकी जो है वो ख्वाहिश क्या है? वो ये है महंगाई में कमी, कि महंगाई फौरी तौर पे कम हो। अच्छा, अब आप किसी इकोनॉमिस्ट से पूछेंगे तो वो कहेगा कि इतनी फौरी तौर पर महंगाई कम नहीं हो सकती। मसलन अगर आप देखें 10 साल में केपीके में पीटीआई की हुकूमत है, तो क्या पीटीआई जो केपीके है वहाँ आटा सस्ता है? क्या वहाँ सब्जियाँ सस्ती हैं? क्या वहाँ महंगाई नहीं है? महंगाई जाहिर है पूरे मुल्क के अंदर है, और वहाँ की जो हुकूमत है वो भी नाकाम रही है महंगाई के ऊपर काबू पाने में, स्मगलिंग रोकने में, बाकी सारे। और फिर जो है वो पाकिस्तान की रियासती इदारों को आगे आना पड़ा, उन्होंने किसी हद तक जो है फिर स्मगलिंग के ऊपर कंट्रोल किया, बाकी चीज़ों के ऊपर कंट्रोल किया, जिससे कुछ चीज़ों की कीमतें जो है वो नीचे आई। अब मसला यह है कि जब तक जमहूरियत को मजबूत करने के लिए सबसे बुनियादी चीज़ उस कारकर्दगी है, गवर्नेंस है। अगर आप अच्छी गवर्नेंस कायम करते हैं, लोगों को डिलीवरी करते हैं, सर्विस डिलीवरी होती है, लोगों के मसाइल हल होते हैं, आप कोई भी जितना मर्जी कोई प्रोपोगेंडा करे, लोग आपकी बात नहीं सुनेंगे, क्योंकि लोगों को रिलीफ मिल रहा होगा। जब आप हुकूमत एक बनी नहीं है और उसके खिलाफ प्रोपोगेंडा शुरू हो गया, और वो रोजाना कोई 8-10 चैनल्स पे बैठ के ये बात करते हैं कि जी ये हुकूमत नहीं चलेगी, ये हुकूमत गिर जाएगी, ये इंस्टेबल अब आप अगर अपने मुल्क के अंदर से ये बात करेंगे कि हुकूमत अभी बनी नहीं है, कोलिशन गवर्नमेंट है, सारी दुनिया में कोलिशन मेकिंग होती है, इस तरह का जो प्रोपोगेंडा है, जब आप उसको स्पेस देंगे, अब ये प्रोपोगेंडा सोशल मीडिया से तो नहीं आ रहा, ये प्रोपोगेंडा तो मेन स्ट्रीम मीडिया से जा रहा है सोशल मीडिया के ऊपर, और फिर वो क्लिप्स वायरल होते हैं, फिर वो चीजें आगे ट्रेवल करती हैं, फिर और लोग भी शुरू हो जाते हैं। मतलब अगर उनसे पूछा जाए कि आप जनाब ये बात किस बुनियाद पे कर रहे हैं कि ये हुकूमत 1.5 साल या 2 साल नहीं चलेगी, इसके बाद ये गवर्नमेंट कोलैप्स कर जाएगी, जब से इलेक्शन हुए 8 फरवरी से, उसके बाद से ये प्रोपोगेंडा चल रहा है। तो इस तरह मेरे ख्याल से सिर्फ ये नहीं है कि आपको सिर्फ निसाब चेंज करना है, आर्ट चेंज करना है, रियासत को बेसिकली अपना जो बेसिक नैरेटिव है, जो कौमी सतह के ऊपर एक आप नैरेटिव या बयानियां बना के चलते हैं, उसके अंदर भी तब्दीली करने की जरूरत है। वो जो एक राइट विंग नेशनलिस्ट एक प्रोपोगेंडा के पॉइंट ऑफ व्यू से नैरेटिव है, मेरे ख्याल से उसके अंदर भी तब्दीलियां करनी चाहिए। कुछ आपको लोगों के साथ कम्युनिकेट करना होता है, कुछ प्रैक्टिकल स्टेप्स लेने होते हैं। मेरे ख्याल से जो काउंटर नैरेटिव है वो 2 चीजों के ऊपर बेस करता है। एक तो ये है कि आप लोगों को हकायक बताएं, दूसरा ये है कि आप अमली इकदाम उठाएं, ताकि आप जो बात कर रहे हो उसके अंदर असर हो, लोग देखें कि ये सिर्फ बातें नहीं कर रहे, वादे नहीं कर रहे या दावे नहीं कर रहे, ये प्रैक्टिकली भी कदम उठा रहे हैं। तो मेरे ख्याल से ये दोनों का कॉम्बिनेशन बनेगा तो फिर काउंटर नैरेटिव जो है वो मजबूत होगा, लोग उसको एक्सेप्ट करेंगे। बिल्कुल बिल्कुल ऐसी ही बात है, और ज़रूरत इस वक्त बहुत ज़्यादा इस चीज़ की है कि हम इसको फौरी तौर पे करें। अवाम का एतमाद जमहूरियत पर बहाल करना, सियासत पर बहाल करना, सियासतदान पर बहाल करना। अगर ये एतमाद बहाल हो जाता है, जो कि एक इंटरप्टेड हमारे रहे जमहूरी अदवार, तो मेरा ख्याल है कि प्रोपेगेंडा और फेक न्यूज़ की हम बिल्कुल उसको रेडिकेट करने के बिल्कुल सही समत जा सकते हैं। इस नोट के ऊपर मैं अपने मेहमान खालिद भट्टी साहब का शुक्रिया अदा करूंगा। अफशा, आप ने भी हमें ज्वाइन किया ऑनलाइन, आपका भी शुक्रिया। और आखिर में हम यही कहना चाहेंगे कि ये वो मामलात हैं, फेक न्यूज़, प्रोपेगेंडा, मिस इन्फॉर्मेशन, डिसइन्फॉर्मेशन से जुड़े हुए, जो शायद बज़ाहिर इतने ख़तरनाक ना लगते हों, लगते भी हैं, लेकिन बज़ाहिर शायद उनका इतना कारी असर न दिखाई देता हो जो वो असल में किसी भी कमज़ोर जमहूरियत के अंदर कर सकते हैं वो नुकसान। तो ज़रूरत इस बात की है कि इन तमाम स्टेप्स के साथ जो हमारे मेहमान ने भी डिस्कस किए, खालिद भट्टी साहब ने भी, एक चीज़ और ज़रूरी है कि इन मामलात पर, इस प्रोपेगेंडे की मुख्तलिफ सूरतों पर गुफ्तगू जारी रहनी चाहिए, ढेर सारी गुफ्तगू। और ये गुफ्तगू हम करने की कोशिश करते हैं अपने प्रोग्राम झूठ सच में, लेकिन फिल वक्त प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ चाहता है। अगले प्रोग्राम में हम मज़ीद बात करेंगे ऐसी ही किसी खबर पर, ऐसे ही किसी रवैये पर। बट टिल देन अपने मेज़बान
काशिफ बलोच और अफशाम मसअब को इजाजत दीजिए। दीजिए।